सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. On the debate tonight, Anwar Mansoor Khan Sahab, Sabiq Attorney General of Pakistan, Kanwal Shawzab Sahiba, Parliamani Secretary, Rukne Qawmi Assembly, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Rana Tanveer Hussain Sahab, Senior Rahnuma, Pakistan Muslim League Nawaz, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मरकज़ी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा राना तनवीर हुसैन साहब से होगा। राना तनवीर हुसैन साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने निजी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक इंतहाई अहम जुमला बोला है। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा, जुमला मैं रिपीट किए देता हूँ। उनका जुमला ये था कि नवाज़ शरीफ भारत के कहने पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तज्ज़िया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक पोजीशन होल्ड करते हैं और उनका ये स्टेटमेंट किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होगा यकीनन। तो आप लोग इसके आफ्टर शॉक्स के लिए तैयार हैं राना साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वही रवैया है इमरान खान साहब का जो आज से नहीं, बहुत मुद्दत से उनका रवैया गैर संजीदा और हक़ाइक़ के बारक्स बातें करना और जो बड़ी डैमेजिंग होती है उसकी ज़ात के लिए भी और मुल्क के लिए भी और अदारों के लिए भी और किसी और शख्स के लिए भी। अब देखें, ये बात करना मियां नवाज शरीफ साहब के मतलब जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 40 साल की पॉलिटिक्स में उन्होंने एक्टिव रोल अदा किया, पाकिस्तान को प्रोग्रेस दिलाई है। जिस तरह आज पाकिस्तान जो आपको नज़र आता है, बिजली के कारखाने या इंफ्रास्ट्रक्चर या एक लंबी बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे से ये तवक्को नहीं थी कोई इस किस्म की बातें करें। अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोदी के तो बहुत ये बड़े खैर खा थे, खुद वो कहते थे मोदी इलेक्शन जीते कश्मीर का मसला हो जाएगा हल, और अगर कश्मीर को इस वक्त नेक्स्ट किया है उसने तो इसके दौरे हुकूमत में किया, तो स्वाय लिप सर्विस के और क्या किया। कोई इतनी वो फास्ट ट्रैक पे या एक एमरजेंसी के तौर पे जो डिप्लोमेसी है उससे तो काम नहीं लिया गया, स्वाय चंद टेलीफोनों के या इधर उधर बयानात देने के पाकिस्तान में। लेकिन वो भी एक कहा कि जी हम हर जुमे को हर पता नहीं किस दिन को बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, चेन बनाएंगे, वो भी बात ख़त्म हो गई 1-2 दिन बाद ही जी। तो ये लंबी फिर बात आ जाती है कि हमें पता है कौन वफादार है कौन वफादार नहीं है। तो आज से पता नहीं 20 साल पहले या 25 साल पहले नवाब वकर ने फ्रंट पेज पे लगाया था जी कि यहूदियों ने एक बंदा लॉन्च किया है पाकिस्तान का इनका प्राइम मिनिस्टर करने के लिए, इमरान खान। ये चल रहा है वो पुराना 20-25 साल पुराना। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर मेरा हाल इनके ऊपर ज़्यादा बोझ आएगा इस चीज़ का कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है, कौन इंडिया नवाज है कौन इंडिया नवाज नहीं है, लेकिन कौन पाकिस्तान का ख्याल। लेकिन राना साहब हद हो के आपको मुल्क के सीक्रेट्स नज़र नहीं आते। आपको ये नज़र नहीं आता कि कौमी इदारों के साथ पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है और कौमी इदारों के साथ अगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की या वो किसी बड़ी पोजीशन पे थे उनकी कोई गुफ्तगू हुई है तो गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड होती है। उसको ब्रॉडकास्ट करना, टेलीकास्ट करना, किताबें लिख देना, उसके बाद तवक्को रखना कि मुझे मौका भी मिलेगा, इंतहाई अफसोसनाक है। उसके बरअक्स अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये सवाल किया गया है कि आपको किसी इदारे का बड़ा ये कहता कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, तो उनका जवाब क्या था वो आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं। इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे कोई ये कहता कि आप स्टेप डाउन कर जाएं तो मैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कहता कि सबसे पहले आप स्टेप डाउन करें। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों नहीं किया राना साहब? ये जो आप कहते हो उस वक्त क्यों नहीं किया या क्यों एक्शन नहीं लिए। मैंने इमरान खान की बात सुनी है कि वो कारगिल पे की बात भी करते हैं, तो ये तो इट मोट रिफ्लेक्ट्स कि यह नवाज शरीफ का उस अदारे के साथ क्या अटैचमेंट है। देखना, एक आप
आपके इर्द गिर्द आपके लोग हैं, आपकी कंपनी है, या मैं बात करता हूँ मेरी मिल में एक मैनेजर है या कुछ है, तो वो बात कोई ऐसी करता है मैं ऑब्जर्व कर जाता हूँ। तो ये तो मेरा ख्याल है कंपोज बंदा हो या इतनी कैपेसिटी हो, तो ये जो इमरान खान ने आज स्टेटमेंट दी है, मैं उधर ही डिज़ाइन ले लेता, मैं कारगिल पे डिज़ाइन ले लेता। तो किताब अपनी बुक में उन्होंने जो लिखा है वो बातें भी पढ़ने वाली हैं जो एजेंसियों के मतलब उन्होंने कहा है या उन्होंने अदारों के मतलब कहा है। तो मैं समझता हूँ ये फेयर नई बातें हो रही। पॉलिटिशियन जितने भी हैं इमरान खान के मतलब लोग कुछ उसको कैमोफ्लेज कर रहे हैं चीज़ों को, जो पास में उसने इंटरव्यू में की, जो पास में अपने ज़हन बताया कि मेरा ज़हन है क्या, अच्छा, अदारों के मतलब, फौज के मतलब, इलेक्शन प्रोसेस के मतलब, और आज उन्होंने खुला धमकी दी है। ये तो मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई कहे कोई आप स्टेप डाउन कर जाएं तो मैं तो उधर ही इस्तीफ़ा ले लूँगा। तो मैं समझता ये जिस अंदाज से बात की है ये भी मुनासिब नहीं है, उनको भी थोड़ी सी होश से बात करनी चाहिए। राइट राना साहब साथ है, बाकी गेस्ट पैनलिस्ट हैं। मैं जनाब एडवोकेट अनवर मंसूर खान साहब साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मंसूर खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि गद्दारी की डेफिनेशन क्या है। अगर एक लेमैन को समझना हो कि कोई भी शख्स कोई बड़े ओहदे पर बैठा है और उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसको ये पता तो होना चाहिए कि गद्दारी की डेफिनेशन क्या है। आप तो माशाल्लाह बड़े ओहदों पर भी रहे हैं, आप एक माने हुए लॉयर भी है, तो इसको पहले ज़रा डिफाइन तो कीजिएगा एक लेमैन के लिए। देखिए, पाकिस्तान में गद्दारी या ट्रेटर की डेफिनेशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दी है आर्टिकल 6 के तहत, जिसमें उसने कहा है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं या सबवर्ट करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो वायलेट हो रही हैं तो वो ट्रेटर के ज़ुमरे में आती है। दूसरा जो इसमें कहा हुआ है, अगर इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई करता है या इस मुल्क को जैसे के ख़िलाफ़ फ़ौज लगाता है या उसको ऐसे बयानात देता है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा हो, तो पीनल कोड में उसका सेक्शन 120, 21, 23, 24 ये है मौजूद, जिसके तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उसको ट्रेटर नहीं कहते हैं, मगर इनडायरेक्टली लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, मगर वो भी एक ट्रेटर के ज़ुमरे में आता है। राइट। अच्छा, अब अगर कोई शख्स मुल्क से बाहर बैठकर अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा रखने के बाद जब वो अब साबिक हो चुके हैं मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करते हैं, या फिर वो कौमी बातें जो कि उनको ऑन एयर नहीं कहनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट नहीं होनी चाहिए, टेलीकास्ट नहीं होनी चाहिए, या ऑनलाइन उनको तकारीर में नहीं करनी चाहिए, वो करते हैं, तो वो किस ज़ुमरे में उनका खिताब आता है? अनवर साहब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फौज के खिलाफ डायरेक्टली या उनके खिलाफ कोई एलिगेशन लगाना या कोई ऐसे जुमले कहना जिससे कि फ़ौज या मुल्क को नुकसान पहुंच रहा हो, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी होता है। और रिसेंटली अभी एक लॉ भी पास हुआ है कि जिसके अंदर फौज के खिलाफ बोलना जो है वो भी एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है। दूसरा एक और कानून है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कि अगर आप सीक्रेट कोई ऐसी मौजूद होती है जिस सीक्रेट के जो आपको आगे नहीं बतानी चाहिए, या कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि आपके नज़र में आई है और आप उसको डिस्क्लोज़ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। और वो कार्रवाई जो है वो भी बड़ी संगीन नौइयत की होती है, इन द सेंस कि वो भी 123 के तहत होती है। तो इस पे काफ़ी इश्यूज हैं कि आप अगर अच्छा, ये मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा, बल्कि वो शख्स जो उस तकरीर सुनने के बाद उसकी हिमायत करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो शख्स जो उस तकरीर के बारे में ये कहता है कि वो सही कही गई है, इसका मतलब वो भी वही बातें कर रहा है जो कि की गई है तकरीर के अंदर, वो भी उस जुमरे में आ जाते हैं। राइट। तो फिर अनवर साहब कथा कलामी की माजरत, तो फिर FIR बनती है ऐसे शख्स के ऊपर जो मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क के इदारों के ऊपर हर्जा सराई करता है, या वो कौमी मामला जिसके ऊपर किसी दौर में ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी उसको ऑन रिकॉर्ड रखने की कोशिश करता है, FIR बनती है इसके ऊपर?
बिल्कुल जी, बनती है इसके ऊपर FIR, और FIR ही नहीं बनती है, इसके खिलाफ इसमें एक्शन बहुत क्लियर बनता है। और मेरे हिसाब से जितनी भी ऐसे तरीके जो बोले जाते हैं, आपने पूरी दुनिया में कहीं पर ये नहीं सुना होगा किसी प्रेसिडेंट का या किसी प्राइम मिनिस्टर का या इवन मिनिस्टर का कि जाके अमेरिका के CIA के खिलाफ कोई बात करे, या MI5 के खिलाफ इंग्लैंड में बात करे, या इंडिया के अंदर उनके जो रॉ है उसके खिलाफ बात करें, या अपनी आर्मी के खिलाफ बात करें। जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब जो सीक्रेट चीजें होती हैं, उनको आप सीक्रेट रखना पड़ता है, चाहे आप ओहदे पे हों या ओहदे पे ना हो। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब साथ मौजूद रहिएगा। कमल शौजब साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना फेस हैं, आप हमारे साथ मौजूद है। कमल, तवक्कुफ किया आपने, इंतजार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में बबांगे दोहल कहा है कि नवाज शरीफ इंडिया की मदद से, भारत की मदद से लंदन में बैठकर तकारीर कर रहे हैं, और ये हेडलाइंस थी आज तमाम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की। तो जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये पता है, क्योंकि वो तज्जिया नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के ऊपर, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकते हैं, जब उन्होंने ये कहा है, तो फिर ये तकरीर या ये जो APC या PDM के हवाले से तमाम तर ब्रॉडकास्ट था, वो लाइव दिखाने की क्या ज़रूरत पेश आई? उसको रोका क्यों नहीं गया पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जमील। वज़ीर आज़म ने जो बात की है उसकी थोड़े से एविडेंसेस बता दूं। 21 सितंबर को चली थी इनकी तकरीर। मोहतरम जो हमारे यहाँ से भगोड़े जेल से मफरूर हुए हुए और झूठ बोल के गए हुए हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उनकी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़े शादियाने बजाए, बहुत सारे मीडिया और इंडिया का भी बहुत वालेहाना उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया हेडिंग लगाता है, नवाज शरीफ मेक्स पॉलिटिकल कमबैक, लॉन्चेस स्केटिंग अटैक ऑन आर्मी एंड इमरान गवर्नमेंट। दूसरा, हिंदुस्तान टाइम्स कहता है, आर्मी स्टेट अबव द स्टेट सेज नवाज शरीफ एज ऑपोजिशन यूनाइट्स अगेंस्ट मिलिट्री लीडर्स। ये इनकी हेडलाइंस लग रही हैं और अंदर और भी बहुत सारी हेडलाइंस हैं वो, लेकिन ये दो मेन उनके लीडिंग हैं अखबार, इसलिए इनका बयान करना ज़रूरी है। आपने बुलाए हुए तनवीर, राना तनवीर साहब बैठे हैं, काफ़ी बातें कर रहे थे जी। और उन्होंने इजराइल का भी बयान किया। तो 2-3 फैक्ट्स हैं, जल्दी बता देती हूँ, फिर उसके बाद अवाम पे छोड़ देते हैं, जरा डिसीजन कर लेगी अवाम कि कौन इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है और कौन मुल्क के साथ है। नंबर 1, आपको पता है कि इनका अजीत देओल जो है वो इनकी लीड करता है वहाँ पे रॉ को, और उसका स्टेटेड एजेंडा क्या है, जो बीजेपी का भी एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो जिस किस्म के बयानात वो आपकी ISI के खिलाफ देते हैं, आर्मी के खिलाफ देते हैं, वही सेम जुबान आजकल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। नंबर 2, सजन जंदाल साहब सारी दुनिया का जाना माना नाम है, इंडिया का बड़ा वो लीडिंग फेस है, और अगर आप उसका ट्विटर फॉलो करें तो आपकी ISI को और आर्मी को सबसे ज्यादा मिलाइन करने वाला कोई शख्स है सजन जंदाल साहब है। मरी तशरीफ ले आए थे और मोहतरमा इनकी जो है मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया था कि हमारे उनसे पर्सनल ताल्लुकात हैं, बगैर स्टेट को कॉन्फिडेंस में लिए उनको VIP तरीके से बुलाया भी गया, भेज भी दिया गया। कल एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि सजन जंदाल साहब के घर में तकरीबन 7 घंटे की मुलाकात हुई है इजराइल के एम्बेसडर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। अब वो खुद जस्टिफाई कर लें कि वहाँ पे वो अगली किसी अपनी नवासी की शादी के मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि अब आप आएंगे लंदन तो हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, चावल खिलाएंगे, या वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे कि मुझे बचा लो, मुझे और मेरा ख़ानदान बचा लो, जो पैसा मैंने इस आवाम की हड्डियों से खींच के 30-35 सालों में बनाया है इसको बचा लो, बाकी जाए भाड़ में ये आवाम भी और चाहे पाकिस्तान जाए। क्योंकि पाकिस्तान के स्टेट के पिलर्स को जब आप अटैक करेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को और अदलिया को अटैक करेंगे, और नॉट इन वर्चुअल, आपने तो बिल्कुल आपने देखा है, विजुअल भी देखा है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में डंडे सोटे लेके अगर कोई जमात चढ़ दौड़ी थी तो वो मुस्लिम लीग नवाज थी,
और अगर किसी ने यहाँ पे अदालतों को मिलाइन किया है, जजेस को ख़रीदा है, जस्टिस कयूम की वीडियो ऑडियो लीक आई हुई है, मियाँ साहब उसमें बात कर रहे हैं और बड़े मियाँ की इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं, तो इदारों का तबाही करना, इदारों को बर्बाद करना, उनको हिला के रख देना आपका काम है। जनरल आसिफ जंजुआ को BMW की चाबी ऑफर करने वाला कोई और नहीं था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ था। और अगर आप मुझे बताएं, ज़हीरुल इस्लाम साहब ISI के चीफ थे, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको क्या अल्लाह मियाँ की तरफ से अपॉइंटमेंट होती है या मुल्क का वज़ीर आज़म अपॉइंट करता है? इनको नहीं पता था कि वो इनको आके रिपोर्ट करते हैं। और ये मियाँ साहब जो इतने अरसा मुंह में क्या घुंघनियाँ डाल के बैठे हुए थे, जो आज लंदन से बैठ के उनको ख्याल आ गया कि मैं नाम लेना शुरू कर दूं। मुफ्ती साहब, ये मुफ्तियाँ बन बन के हमारे पे धौंसबाजी मत करें। मुफ्ती साहब, आप असेंबली के मेंबर हैं, मुफ्ती साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा खामोश हो जाए प्लीज। अच्छा प्रोड्यूसर साहब ऑडियो डाउन कीजिएगा प्लीज। प्रोड्यूसर साहब मुफ्ती साहब की ऑडियो डाउन कीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब मुफ्ती साहब की ऑडियो डाउन कीजिएगा। कमल साहब को सोलो करके दिखा दीजिए। कमल साहिबा कंप्लीट, कमल कंप्लीट कीजिए अपनी बात। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया था तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर उनको रोकते, ना जाने देते। ये भी तो आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है बतौर गवर्नमेंट, और पूछना बनता है। जी, मैं आपको इसका ये जवाब दे देती हूँ कि जो रिपोर्टें आई उसके मुताबिक मियाँ साहब तो करीबुल मर्द थे। उनकी बेटी फरमाती थी कि इजराइल रोज़ घर के चक्कर काटते, हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस भेजा है। तो हम नहीं चाहते थे कि इनका जो खून है ना हक है वो हम अपने गले पे ले लें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन अगर वो बीमार थे और यहाँ से तशरीफ़ ले गए तो मौजाती तौर पे अब ठीक हो गए हैं। अब तो सारी दुनिया ने देख लिया ना कि माशाल्लाह वो लाल रती गालें हो गई हैं। सिवाय इसके कि डॉक्टर अदनान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी और एक रिपोर्ट दिखाई थी कि मियाँ साहब की दिमाग की 85% शरियानें बंद है। उस पर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था और वो अभी तक खुली नहीं है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। बाकी आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से किडनीज वगैरह सब सही हो चुकी हैं। आपकी इजाजत से मैं जरा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मुफ्ती साहब काफी देर से तवक्कुफ किए हुए हैं। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बड़ा ही कोई जबरदस्त नाम रखा है आपने। ये PDM या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट किसी PTM टाइप की मूवमेंट से मुतासर होकर तो नाम नहीं रखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील नहीं, हमारे यहाँ जमहूरियत की गाड़ी जो चल रही होती है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है। अच्छा। उस पत्थर को हटाने के लिए हम सब मुतासरा फरीक जमा होकर उसको हटा देते हैं। अब वो आवाज़ एक करना, कदम मिलाना, उसके लिए कोई उन्वान रखते हैं। तो इस दफ़ा वो उन्वान PDM आ गया है। आपको याद होगा MRD भी एक उन्वान था जी, एक ताले आसमां के ख़िलाफ़। ARD भी एक उन्वान था। तो अब ये PDM आ गया है। नाम से नहीं घबराना चाहिए। लेकिन सर नाम से घबराने की बात नहीं है मुफ्ती साहब, नाम से घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक जैसे नाम जब होते हैं ना, और फिर एक जैसा एजेंडा जब नजर आ रहा होता है, अब मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन एजेंडा दोनों के सेम लग रहे हैं। एक मुल्क से बाहर बैठकर कर रहा है, एक मुल्क के अंदर बैठकर कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर किससे सवाल किया जाए मुफ्ती साहब? एक मुल्क के अंदर कौन है और बाहर कौन है, ज़रा वजाहत से बोलिए। PTM की बात कर रहा हूँ सर, आपको नहीं पता? हम सबको पता है PTM क्या करती है। नहीं, पता है। अब PTM और PTM में अगर आप फ़र्क नहीं करते तो मैं मातम करूँगा। क्या करूँगा सर? वो भी आपके साथ ही बैठे होते हैं, वो भी आपके साथ ही बैठे होते हैं, वो भी आपके साथ बैठे होते हैं। नहीं, वो आपके साथ सीट शेयर करते हैं, वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, वो आपके साथ पार्लियामेंट शेयर कर रहे हैं मुझसे। हाँ, वो सुनो जी, जल्दी नहीं करो। वो मुझसे पहले इमरान खान के पास बैठे होते हैं और उनको सुर्ख टोपी पहनाई जाती है। हाफिज़ा ठीक करो। अगर आप PDM में और PTM इसका जवाब मैं कमल साहब से लूंगा, इसका जवाब मैं कमल साहब से लूंगा। पहले आप कंप्लीट कर लें जी। नहीं, कंवल से तो आप लेंगे। हाँ। आपका जो लहजा बता रहा है, हाँ। आपने कंवल शोजब को ही तरजीह देनी है। नहीं, और कौम के आंखों में धूल झोंकना है। आपने हकीकत का सामना करना है।
अच्छा मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताएं, अब आपने ना यार जमील एक मिनट यार, मुफ्ती साहब सुनिए तो सही, अब आपने कौम की आंखों में धूल झोंकने की बात की है ना, तो मैं आपसे बात करता हूँ ना सर, शेर सुना दें। दस्तूर ज़बाबंदी भी अजब जमील जी, ये दस्तूर ज़बाबंदी भी अजब तेरी महफल में, हाँ। यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी, चले आप बुलाते हैं तो बात तो सुन लिया करो, बुरी बात तो नहीं है। अब मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, अब जरा मेरी बात सुनो। आपने कौम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात की है, धूल तो आप लोगों ने झोंकी, पिछले साल 28 अक्टूबर को धरना देने की बात की थी, आप लोग उठ के क्यों गए थे वहां से? अगर आप इतने डेमोक्रेटिक हैं, आप बैठते, आप इमरान खान साहब को उनकी वजारत उसमें से हटवाते, आपकी पार्टी के चेयरमैन, आपकी पार्टी के सरबराह अगर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो कश्मीर को आजाद करवाते। आप लोग तो हमें कह रहे हैं हम धूल झोंक रहे हैं लोगों के आंखों में। हेलो, आज तो बड़े सवाल थमा दिए जमील, आज तो बड़े सवाल आपको थमा दिए। अल्लाह अकबर, अब आपको लगता है कि हमें सवाल भी कोई देता है? तरस आता है। अगर हम 27 अक्टूबर को आए थे जी तो ठीक है, दाना पानी ले आएंगे, फिर आ जाएंगे, इसमें आपको क्या इतराज है? एक आदमी ताजगी के लिए दमा करता है फिर आ जाता है। हम फिर आ रहे हैं जनवरी को इंशाअल्लाह, और आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हकीकत का सामना करना चाहिए, बातों को खल्त-बल्त नहीं करना चाहिए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठप्पों से ये हुकूमत आई है, ठप्पे हमारे लगाए हैं, जब वो गलती करेंगे तो छींटे आएंगी, उन पर ये बातें आएंगी। आज वो अगर गलती नहीं करते तो हमारा काबिल एहतराम है, लेकिन ये क्या बात है कि आप मियां नवाज शरीफ की तकरीर को बुनियाद बनाते हैं, अच्छा, और मुशर्रफ ने जो वायलेशन की आई, अब मैं आपसे सवाल कर बुनियाद नहीं बनाते, अब मैं आपसे सवाल कर लूं, नहीं बनाते। इजाजत हो तो सवाल कर लूं। मेरी बात पूरी सुने, नहीं इजाजत हो तो पूरा हो जाए ना। एक साल से सुन रहा हूं, मेरी आप बात तो सुन ले। आसमाओं का साथ या अल्लाह जमील को सब्र दे, मेरी अर्जी तो सुने। देखो मैं दूर बैठा हूं, आप बात नहीं करने दे रहे, अर्जी तो सुन ले। बात सुनो यार, नौकरी नहीं जा रही यार, बात तो सुनो यार। जमील मेरी बात तो सुनो, मेरी अर्जी तो सुन ले। इस मुल्क में जमहूरियत पर शब खून, या अल्लाह आप बात नहीं छोड़ते तो मैं क्या करूं? अच्छा। इस मुल्क में जमहूरियत पे शब खून मारा गया है, हाँ। लोगों को जमहूरी हक अदा करने का मौका नहीं दिया गया है। अगर कोई आदमी उठता है जमहूरियत को बहाल करने के लिए, आप उसको सैल्यूट करो, अच्छा, अगली बात मेरी सुन ले, अगली बात निकालो। अब मेरी बात सुन लेना, अब मेरी बात सुन लेना। आपने कहा, आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, अपना किरदार अदा करो। अच्छा जमील अंदाजा है अंधेरा बहुत ज्यादा है, अपने हिस्से का दिया जलाओ, बत्ती जलाओ। आगे मेरी बात तो सुन ले मुफ्ती साहब, काम डाउन। अगर कोई आदमी जमहूरियत की बात करता है, मुफ्ती साहब जमील, मेरा सवाल तो सुन ले। सॉरी जमील, ऐसा नहीं होगा जमील ऐसा नहीं होगा, आप को मेरी बात सुननी होगी। अच्छा, मैं आपकी बात पूरी सुन चुका हूँ, मेरी अर्जी सुन ले। अब मेरा अगला सवाल सुन ले, खुदा के लिए या अल्लाह, मेरा अगला सवाल तो सुन ले यार। कौन सी कबाहत है, आप बात सुनेंगे जमील? अगर बिलफर्ज व तकदीर कोई आदमी जमहूरियत की बात करता है, आपको उसका साथ देना है। इस मुल्क में जमहूरियत का गला घूंटा गया, इस मुल्क में जमहूरियत का कातिल अयूब खान है, यहिया खान है, परवेज मुशर्रफ है, जनरल ज़िया-उल-हक है। अगर कौम जा रही है जमहूरी अक़दार की तरफ, तो आपको क्या तकलीफ हो गई है? मेरी अर्जी सुन लेंगे, साथ नहीं दे सकते, आपने बोल लिया, दरमियान में तो रहे हैं। अब मेरा सवाल तो सुन ले, इस तरह की आप बातें करेंगे तो आप जमहूरियत आपको अच्छी नहीं लगती, आपको मार्शल्लाह अच्छा लगता है। खुदा के लिए इस भी बैठे हैं इस शो में। मेरा सवाल तो सुन लें आप, मेरा सवाल तो सुन लें। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, जब कोई इल्जाम, सवाल बोलो, ठीक है, जब कोई इल्जाम लगाता है तो उसको साबित भी करता है। एक इल्जाम आपने लगाया था विक्की कजन है जमाइमा का, उसको तो आप साबित नहीं कर पाए, आज आप ठप्पों की बात करते हैं। कमाल है, एक साल हो गया, आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है यार, आपके पास दलाल आपने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आपकी तैयारी नहीं होती, माफ करो जमील, सर तैयारी आपकी नहीं थी, आप साबित करें कि विक्की कजन है जमाइमा का, आप जमाइमा का कजन साबित कर दें। सवाल संजीदा होना चाहिए। अब जब मैंने यहाँ पर आपको बंद कर दिया, बोलती बंद कर दी, तो आप जमाने की तरफ निकल गए। देखो ये आपने शुरू किया था, मैं कह रहा हूं ना, जब आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए। इल्जाम लगाते हैं तो सबूत होना चाहिए। आप पाकिस्तान के इदारों पर इल्जाम लगाते हैं, आपके पास सबूत होना चाहिए। मैं कहता हूँ 11 अक्टूबर को हम क्वेटा में आ रहे हैं, फिर हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप हमें वेलकम करो यार,
कोई हिम्मत करो यार, कोई अखलाक की जुर्रत करो। हम जमहूरियत को आज़ाद करने के लिए आ रहे हैं, हम इनको बैरकों में भेजना चाहते हैं, आइन को जिंदा करना चाहते हैं। आपसे ताउन की अपील है यार, हमारा गलत तो नहीं घोंटो, हमें बात करने का मौका। मौलाना साहब को एक सीट मिल जाएगी तो वो खुश हो जाएंगे, कायद-ए-आज़म के जमहूरियत आ जाएगी। मौलाना साहब को सीट मिल जाएगी तो जमहूरियत आ जाएगी। लिए आज नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तासीन है। अच्छा ठीक है, अब मैं बाकी पैनलिस्ट को शामिल कर लूं, आपकी इजाजत हो तो मैं जरा राना तनवीर साहब को शामिल करता हूं। राना साहब भी शामिल कर रहे हैं, मुझे भी शामिल कर रहे हैं। अच्छा कर रहा हूं, मैं राना साहब से सवाल कर लूं। राना साहब, जो सवाल मैंने मुफ्ती साहब से किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि ये जो पीडीएम है, ये किसी नजरिए से मुतासर होकर, किसी और जमात से मुतासर होकर आपने नाम पीडीएम रखा है? क्योंकि जिस तरह लाइक माइंडेड पीपल एक साथ बैठ रहे हैं और नजरियात भी एक जैसे हैं और आप लोग मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करते हैं, तो ये पीटीएम और पीडीएम ये लाइक माइंडेड पीपल ही तो हैं। तो फिर आप में नाम में मुमासलत के साथ साथ नजरिए में मुमासलत भी तो है। राणा साहब बिल्कुल बयानिया एक जैसा नहीं है ना, ये बात है कि उसकी मिलता जुलता रखा है। ये एक नाम चल रहे थे, क्या पुराने नाम ARD को रिवाइव किया जाए या कोई और देखा जाए, तो ये एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जिसका मफहम आप कह रहे हैं पीडीएम, तो ये ऐसी बात नहीं है। हमारा तो एक एलामिया आया है, वो एलामिया आपके सामने है। जो रिजॉल्व किया है हमने, जो रेजोल्यूशन है या जो 6 पॉइंट दिए हैं, 5, 6, 7 पॉइंट्स है, वो आपके सामने है। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की जो बात है, पहले तो वो भी नहीं मानते वो पीटीएम वाले। हम तो शुरू में जब ये बात हुई है तो यकीन करेंगे कि आप जब मुलाकात भी होती थी, कभी चेंबर में आ जाते थे, शहबाज साहब तो अवॉइड करते थे, ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि ऐसी बात। तो बड़ी देर तक उसको अपोजिशन का हिस्सा नहीं बनाया। आपको पता होगा कि उनको अलहदा रखते थे हम, लेकिन उनकी बात सुनने वो कहते हैं हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और जो होता है वो नजर भी आ रहा होता है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा खामोश हो जाए प्लीज। प्रोड्यूसर साहब ऑडियो डाउन कीजिएगा प्लीज। प्रोड्यूसर साहब मुफ्ती साहब की ऑडियो डाउन कीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब मुफ्ती साहब की ऑडियो डाउन कीजिएगा। कमल साहब को सोलो करके दिखा दीजिए। कमल साहिबा कंप्लीट, कमल कंप्लीट कीजिए अपनी बात। वेलकम बैक। गर्मा गर्म बहस जारी है और अपने गेस्ट पैनलिस्ट के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अनवर साहब, ये बताइएगा कि बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं वो किस हद तक मुआविन साबित हो सकते हैं इस तरह के बंदे को मुल्क वापस लाने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर तो कॉन्विक्टेड हो लेकिन बाहर जाकर बैठा है तो हशाश बशाश है और वहाँ से बैठकर इदारों के खिलाफ बात कर रहा हो, तो केस उनका कितना डिफरेंट है बानिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से? देखिए इंटरनेशनल कोर्ट जो हैं वो सिटीज़न और स्टेट के दरमियान नहीं आते हैं। इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो स्टेट एंड स्टेट के दरमियान आते हैं, तो इसलिए वो तो नहीं होंगे। मगर जब दो स्टेट्स के दरमियान में कोई मुआहदा हो जाता है जिसमें कि एक्सट्रेडिशन भी हो सकता है, जिसमें म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट भी हो सकता है, MLA जिसको कहते हैं, और जाहिर है कि वहाँ बैठे हुए हैं तो लाया तो जा सकता है जी। पहले भी लाया गया है अमेरिका से, आपको याद होगा बैंक ऑफ पंजाब के जी लोग थे वो लेके आए थे, इसी तरह मलेशिया से आए थे, और मगर वो स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, MLA के जरिए होता है। और अगर कोई कन्विक्टेड आदमी हो और वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे मुल्क में जाता है, उस सूरत में बहुत वाज़े तौर पर यह कहा गया है कानून में जी जनरली कि
जो इदारे हैं वो रोकते नहीं हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि इमीडिएटली ब्रिटिश गवर्नमेंट से राब्ता करें एमएलए के जरिए और इनको वापस लाएं, बिकॉज कन्विक्टेड हैं, ये पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, ये कोर्ट से कन्विक्टेड है। बड़ा फर्क है कन्विक्शन बाय अ कोर्ट और एक झगड़ा पॉलिटिकल हो। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल केस, दिस इज ए केस where he has been convicted for various things under the law. Right. मैं कमल शौजब साहबा को शामिल। कमल साहबा, बड़ी मतभेड़ हुई और गुफ्तगू आप सुन रही थी, और एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा, दूसरा जिस तरह अनवर मंसूर साहब कह रहे हैं कि कन्विक्शन में और पॉलिटिकल प्रिजनरशिप में दोनों में फ़र्क है। तो जब कन्विक्टेड एक क्रिमिनल है, बाहर बैठा है, जिसको अदालत ने कन्विक्ट किया हुआ है, तो उनको लाने के लिए वो तमाम तर प्रोसीजर्स जो वो बता रहे हैं उनको अडॉप्ट किया जा रहा है या नहीं? मुफ्ती साहब ने नॉन स्टॉप काफ़ी सारे इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं और स्टेट को ज़ाहिर है उन्होंने फ़ौज के ऊपर ख़ासा एक घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। इनसे जस्टिफिकेशन तो वैसे मांगने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन पूछना ज़रूर है कि ये मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद MMA जब किया था मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में, उस वक्त कौन सी जमहूरियत आप बचा रहे थे? उस वक्त के जो आप सरकारी हलवे खाते रहे हैं और पूरी जमात आपकी इंजॉय करती रही है। सिर्फ पहली दफ़ा हुआ है कि मौलाना साहब को घर का हलवा खाना पड़ रहा है, तो बस मौलाना मुफ्ती साहब मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया। मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जुमला ऐसा कह दिया ना, मुफ्ती साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं इंटरप्ट करूंगा। मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। आपने जुमले वापस लो, उसको बोलो। जुबानी जमहूरियत करने से जुमला वापस ले। अच्छा मुफ्ती साहब अदब से बात कर सकती है तो बैठे, अगर ये बेअदबी से बात करेगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अपने टाइम पे बात कीजिए। मुफ्ती साहब आप अपने टाइम पे बात कीजिए, मैं उनकी बात, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप अदब सिखा सकते हो, मैं PMLN का आदमी नहीं हूं, मैं आपकी तरफ तनवीर नहीं हूं, मुझे देखा जाए। मैं आपकी तरफ आता हूं। मकसूद भी नहीं हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। किफायतुल्लाह है। अच्छा मैं अपने लीडर को दिफा जानता हूं, अगर ये अदब से बात करती है बैठे वरना बाहर निकल जाए। अच्छा मुफ्ती साहब रुकिए, होल्ड ऑन, ये गलत बात है, हमें ख्वातीन का एहतराम। अच्छा रुके रुके, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। लीडर पर गैरत नहीं खाना था। अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूं मुफ्ती साहब। गाली नहीं दी, नहीं मुफ्ती साहब मैं गाली देता है वो वज़ीर आज़म बन जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान ने गाली दी है तो वज़ीर आज़म बनाया उसको। अब जो भी गाली देगा वो वज़ीर आज़म अगले वज़ीर आज़म होगा। मौलाना फजल रहमान का नाम बगैर वुज़ू कर लिया तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी गैरत है अपने कायद पर, मैं अपने लीडर पर गैरत नहीं करूंगा। अच्छा मुफ्ती साहब मैं बावजूद नहीं बोल सकती, मैं बावजूद बैठने का हक नहीं है। अच्छा छोड़े, अब मैं जरा कमल साहब वुज़ू होना चाहिए, कंप्लीट इसको भी वुज़ू कराओ, कंप्लीट कर लेने। अगर ये अदब से नहीं बोल सकती तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। ये कौन सी बात हुई कि आकर तुम उलमा की ताकीर करते हो और किसकी लीडर की ताकीर करते हो? मुफ्ती साहब लेट हर स्पीक, नहीं है हम, लेट हर स्पीक प्लीज, लेट हर स्पीक। मुफ्ती साहब लेट हर स्पीक प्लीज। के साथ मुफ्ती नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब लेट हर स्पीक। मैं कह रहा हूं औरत होने का नाजायज फायदा नहीं उठाओ, दूर बैठे रहना करके नाजायज फायदा नहीं उठाओ, अदब से बात कर सकती हो। मैंने कभी इमरान की बेइज्जती नहीं की, मैंने कभी इमरान की तोहिन नहीं की। मुफ्ती साहब मौलाना फजल रहमान का नाम मुफ्ती साहब रिलैक्स। जो बच्चों के साथ अब्यूज करते हैं वो आप संभालते रहे। मुफ्ती साहब आपको बावजूद होके जाके तौबा करनी चाहिए कि आप ऐसे घटिया जमात का हिस्सा हैं जो पूरे पाकिस्तान की जिसकी सलामती को उन्होंने एक साइड पर लगाया है। आप अपने रेंटेड क्राउड को जाके ये बात। अच्छा मुफ्ती साहब लेट हर स्पीक, ख़वातीन की भी कोई इज्जत है, कोई एहतराम है। मुफ्ती साहब इस तरह गलत बात है। मुफ्ती साहब ये मुफ्तियां बन के हमारे पे धोसबाजी मत करें। मुफ्ती साहब आप असेंबली के मेंबर हैं। मुफ्ती साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा खामोश हो जाए प्लीज। अच्छा प्रोड्यूसर साहब ऑडियो डाउन कीजिएगा प्लीज। प्रोड्यूसर साहब मुफ्ती साहब की ऑडियो डाउन कीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब मुफ्ती साहब की ऑडियो डाउन कीजिएगा। कमल साहब को सोलो करके दिखा दीजिए। कमल साहब कंप्लीट, कमल कंप्लीट कीजिए अपनी बात। कमल कंप्लीट कीजिए अपनी बात प्लीज। कमल बोलिए आप प्लीज। पहली बात यह है कि इस तरह की गुलाम ज़हनियत रखने वाले और जो डंडा बरदार फौज विदिन जो स्टेट के अंदर स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, इनको आप अपनी इस तरह के प्रोग्राम्स में मत बिठाया करें, ना बुलाया करें जिन्हें तमीज़ नहीं है ना प्रोग्राम के फॉर्मेट की, ना जिनके अंदर जमहूरियत है। ये कौन सी जमहूरियत बचा रहे हैं? इनकी एक ही जमहूरियत है कि अगर ये हुकूमत में हलवा खाने बैठे हुए हैं तो जमहूरियत है, और अगर इन्हें आवाम उठा के बाहर फेंक के रिजेक्ट करे तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। उसके लिए ये पाकिस्तान की फौज को दाव पे लगा रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान की अदलिया को फौज पे लगा रहे हैं। मौलाना साहब बुरी तरह हारे हैं, जाए जाके कोर्ट से रजू करें, अपने एविडेंसेस दें जिस तरह हमने दिए थे।
हमने 4 हल्के खोलने की बात की थी, 1 साल तक हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने गैर जमहूरी अंदाज में बात की और उसके बाद फिर हम गए थे, तमाम फोरम्स पे गए थे। मौलाना का तो एक फतवा एक दिन एक जुबान होती है, अगले दिन दूसरी जुबान होती है। उठाएं, निकालें इनके फतवे जो बेनजीर साहिबा के बारे में थे, निकालें इनके फतवे जो नवाज शरीफ के बारे में थे, निकालें इनके फतवे जो बच्चों के बारे में थे। और अमेरिका को झूठ बोल रही है कि मुझे बेनजीर के बारे में क्या कहा। आप लोगों को देखो ये औरत गलत बोल रही है, इस्लाम का नाम लेने के बारे में क्या कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आपने कश्मीर के नाम पे 10 साल रोटियां खाई, आपने 10 साल तक झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो। किसने कहा ये? किसकी बात आप कर रही हैं? कोई रिकॉर्ड है आपके पास? अच्छा कमल उनको बोलने नहीं, कमल उनको बोलने नहीं। कमल मैं आपकी तरफ आता हूं, कमल प्लीज, चाइल्ड अब्यूजर्स को कमल आपकी तरफ आता हूं, कमल मैं आपकी तरफ आता हूं, कमल मैं आपकी तरफ आता हूं। जी मुफ्ती साहब बोलिए, आप मुफ्ती साहब बोले। आप अपना गुलाम बनाते हैं, मुफ्ती साहब बोले। गुर्बत के साथ ये बात इसको साबित करनी पड़ेगी कि हमने बेनजीर के बारे में क्या कहा। आप अगर इस तरह की हरकतें स्टेट के इदारों के साथ करेंगे, स्टेट अगर नहीं आपको है ना, आप लोगों की गुर्बत का तमाशा बनाना बंद करें। चलो देख लेंगे ना। अच्छा लोगों की गुर्बत ले आओ ना, स्टेट को भी ले आओ ना, कोशिश की है तो देख लेंगे क्या होता है। कोई बंदा नहीं खड़ा होगा। अच्छा कमल होल्ड ऑन प्लीज, इनको बोलने दें। जी मुफ्ती साहब आप कंप्लीट कीजिए बात। मुफ्ती साहब बड़ी खिदमत खातिर की थी, सामने नहीं होने लगी, उसको बदनाम नहीं करो। अच्छा मुफ्ती साहब अब आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कीजिएगा। एक बात, मुफ्ती साहब मेरा सवाल, उसके साथ हलवा खाने अगर आपको इक्तदार मिल जाए, मौलाना साहब को इक्तदार, मुफ्ती साहब, तो क्या आप लोग एहतजाज करना बंद कर देंगे? आपकी तहरीक खत्म हो जाएगी अगर आप लोगों को इक्तदार में ले आया जाए, यानी पीडीएम को? ये हमने कब कहा कि हमें इक्तदार दो? हाँ। जमील हमने इक्तदार के लिए हमने कहा ये आपकी अवाम है, इक्तदार के लिए जमात है, इनको जहां से खराब में इनको सीटें मिल जाएंगी, वोट का हक दो। अगर वो हमें लाते हैं तो भी बर्दाश्त किया जाए, आपको लाते हैं तो भी बर्दाश्त किया जाए। आवाम को क्यों हक़ हुक्मरानी से महरूम किया जाता है, ठप्पे क्यों लगाए जाते हैं? ये आपकी आवाम हिंदुस्तान की तो नहीं है। मुफ्ती साहब अगर आवाम का इतना ख्याल था तो इतना अर्सा जो स्टेटस एंजॉय किया, वो स्टेटस क्यों एंजॉय किया आपने? किसको लाना चाहें, इतना स्टेटस क्यों एंजॉय किया? आप देते हैं क्या इल्जाम आप लोग गवर्नमेंट में साथ रहे हैं, अभी तक आपने एविडेंस क्यों रहे हैं? मौलाना साहब गवर्नमेंट का हिस्सा रहे तो क्यों रहे हैं? मौलाना साहब गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं तो क्यों रहे? उस वक्त अवाम का ख्याल नहीं था, उस वक्त अवाम का ख्याल नहीं था। एक आदमी बोलो यार, मैं दोनों के लिए काफी हूं, लेकिन फिलहाल एक बोलो क्या बात है? मौलाना साहब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, अब मैं जमील की बात करूं या जमीला की बात करूं? इन्ना लिल्लाहि, ये क्या बोल रहे हैं? मौलाना साहब थैंक यू वेरी मच, मौलाना साहब थैंक यू वेरी मच। यार ये जरा विंडोज आउट की तनवीर साहब से एक आखिरी सवाल कर लूं। राना तनवीर साहब, मुझे आपसे सवाल ये पूछना है, और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा, ये सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब दिल की सर्जरी के लिए लंदन में मौजूद हैं। जिस तरह के बयानात उन्होंने दिए हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें दिल की बजाय दिमाग की सर्जरी करा लेनी चाहिए थी? देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि वही आप उस ज़हन की बात कर रहे हैं जो मियाँ साहब की शक्ल जिनको पसंद नहीं, मियाँ साहब के साथ अजली नापसंदीदगी है, वरना कोई सही शोर ये शख्स कोई बात कर सकता है। वो जनरली बीमार है, उसके मल्टीपल बेशुमार सेहत के इशू हैं, और एक नहीं काफ़ी हैं, और दिल की 2 दफ़ा मेजर सर्जरी हो चुकी है, बड़े सेंसिटिव मामलात हैं। तो वहाँ गए हैं, वहाँ अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, वहाँ नवंबर से आया हुआ है। अच्छा, तो पिछले साल तो वहाँ पे अभी थोड़ी सी ब्रेक आई थी, तो थोड़ा कम हुआ था, तो फिर हॉस्पिटल शायद 1-2 खुले तो उन्होंने अरेंज किया, तो 1 हफ्ते बाद फिर बंद हो गया कि जी फिर स्पाइक आ गई है। तो जब भी वो करें आए वो होगा सर्जरी करा के वापस आ जाए, हो नहीं सकती हमारी क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ आना, और खुद ही तो इन्होंने बाहर भेजा इलाज के लिए, तो अब इलाज होने दें। अगर कहते हैं हमने इंसानी बुनियादों में भेजा तो फिर इंसानी बुनियाद अब ख़त्म होगी, अब ये गैर इंसानियत से हट गए हैं ये लोग। तो इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, कोई अखलाक होता है, कोई राना साहब हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द और जिस्मानी दोनों तरह से सेहत अता फरमाए। तमाम तर गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। मैं अनवर मंसूर खान साहब से माज़रत चाहूँगा कि शो के अंदर गर्मा गर्मी हुई। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।
अच्छे खासे गर्म हो गए। और मेरे ख़्याल से ख़वातीन के लिए कम से कम इतना एहतराम का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि अगर उनकी कोई बात हमें बुरी भी लगती है तो एक ख़ास शाइस्ता पैराए में हम उस बात को इग्नोर कर जाएं। कमल शौजब साहिबा अपने एंड पर बरंगेख्ता हुई, मुफ्ती साहब अपने एंड पर बरंगेख्ता हुए। एक एंकर की जो जॉब है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम दोनों को कूल डाउन करें। अगर नहीं होते तो फिर ये माहौल तो हम पार्लियामान के अंदर भी देखते हैं, ये माहौल हम कैबिनेट के अंदर भी देखते हैं, ये माहौल हम पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी देखते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान की रियासत और सियासत दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो सियासत नहीं। जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।